क्लास 10th। आज हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने वाले हैं और पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री ये जो वर्ड है इस वर्ड का मीन्स क्या है। तो जैसे आपने छोटी क्लासेस में मैथ्स की और कई सारी ब्रांचेस पढ़ी हैं जिसमें एक ज्योमेट्री आपने पढ़ी है, इसी तरीके से ये भी एक मैथ्स की ही ब्रांच होती है। ट्रिग्नोमेट्री ये जो वर्ड है ये 3 वर्ड से मिलके बना है, ये तीनों ही ग्रीक वर्ड्स होते हैं जिसमें ट्राई इसका मीन्स होता है 3, गॉन इसका मीन्स होता है साइड्स और मेट्रॉन इसका मीन्स होता है मीज़र, मतलब 3 साइड की नाप। तो 3 साइड किसके अंदर होती हैं? ट्राइंगल के अंदर। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम ट्राइंगल के बारे में ही रिलेशन पढ़ते हैं, और वो रिलेशन कैसा, तो हम पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। तो ये ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो कि हमको एक रिलेशन बताएगी किस किस के बीच में, एंगल्स के बीच में और साथ में साइड्स के बीच में। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बताती है उसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। तो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन between the sides and angles of the triangle। मीन्स किसी ट्राइंगल की साइड्स के और एंगल्स के बीच का जो रिलेशन बताती है मैथ्स की, उसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। अब इस ब्रांच के अंदर हमको जो रिलेशन बताते हैं वो रिलेशन बताने के लिए हमारे पास कुछ रेशोज़ होते हैं, उन रेशोज़ के बारे में हमको पढ़ना है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हाइपोटेनियस क्या होती है, परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है। छोटी क्लासेस में आपने ये चीज़ पढ़ी होंगी, लेकिन एक बार उसका हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आगे हमको कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले हम अब इसी के बारे में पढ़ेंगे, और उसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए स्केल। तो एक सेकंड रुको ज़रा। ठीक है, देखो, तो एक राइट ट्राइंगल हम बना लेते हैं और उस राइट ट्राइंगल में साइड्स का नेम हम दिए देते हैं। तो मान लीजिए ये एक राइट ट्राइंगल है। ट्रिग्नोमेट्री के लिए एक एंगल हम कितने का पढ़ते हैं? 90 डिग्री का, और बाकी दोनों एंगल्स कैसे होंगे? एक्यूट एंगल्स। और एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल जो 0 डिग्री से बड़े हों और 90 डिग्री से छोटे हों, उनको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। तो इसके अंदर ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का मान लिया हमने? 90 डिग्री का। मान लो इसका नाम मैं दे देता हूँ, इधर A, यहाँ पे B, और इधर क्या नाम दे दिया मैंने? C। ठीक है, ये एक ट्राइंगल मैंने बना लिया। तो इसमें आपको ये पहचान होनी चाहिए कि परपेंडिकुलर कौन सा होता है, हाइपोटेनियस कौन सी होती है और बेस कौन सा होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोटेनियस कौन सी है। तो हाइपोटेनियस जो भी राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस कौन सी हो गई हमारी? हाइपोटेनियस का नाम है AC, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसके सामने वाली जो साइड है इसी को ही हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। अब बात आती है परपेंडिकुलर कौन सा होता है और बेस कौन सा होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखोगे। मान लीजिए मैं किसके हिसाब से बात कर रहा हूँ? एंगल A के हिसाब से, कि एंगल A के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। तो जो भी एंगल A के सामने वाली साइड होगी, मीन्स जो उसके अपोजिट होगी, उसी को ही हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। और जो उससे लगी हुई साइड होगी, मतलब जो उसके एडजेसेंट साइड होगी, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे बेस। A के लिए बात कर रहा हूँ मैं, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू A अगर मैं बात करूँ, अकॉर्डिंग टू एंगल A, एंगल A के हिसाब से AC क्या हो गई? AC तो हमारी हो गई हाइपोटेनियस। ठीक है, उसके बाद और ये कौन सी साइड होती है? ये होती है साइड अपोजिट टू राइट एंगल। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होता है। तो जो भी एंगल होता है उस एंगल के जो सामने वाली साइड होगी, मीन्स उसके अपोजिट वाली जो साइड होगी, उसी को हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। तो A के सामने कौन सी साइड बैठ रही है? BC। तो BC क्या हो गया हमारा? परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है? साइड अपोजिट टू एंगल ए, क्योंकि हम किसके हिसाब से बात कर रहे हैं अब? अकॉर्डिंग टू एंगल ए, ठीक है। और ये एंगल ए कैसा होना चाहिए? एक्यूट एंगल, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर ये राइट ट्राइंगल है तो इस राइट ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल 90 डिग्री का, तो ये दोनों एंगल कैसे होने चाहिए? एक्यूट एंगल। क्योंकि अगर हमको ये चीज़ पता है कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री, तो एक अगर 90 डिग्री का है तो दूसरा 90 डिग्री का नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दो एंगल ही 180 डिग्री बना देंगे तो फिर तीसरा एंगल कितने का होगा? फिर तो ट्राइंगल ही पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए ये दोनों एंगल्स कैसे होने चाहिए? एक्यूट एंगल। और जब 90 का ही नहीं होना चाहिए तो 90 से बड़े ऑब्ट्यूस एंगल की तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये चीज़ याद रखोगे कि एंगल ए और एंगल सी कैसे एंगल हैं यहाँ पर? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स के लिए बात कर रहे हैं हम। तो बी सी आपको समझ में आया। एंगल ए के सामने वाली जो साइड है वो कौन सी हो गई? वो होगी परपेंडिकुलर। अब आती है बात, ये वाली जो साइड है ए बी, इस ए बी वाली साइड को क्या कहेंगे हम? बेस। क्योंकि ये एंगल ए से लगी हुई साइड है, मतलब इससे बिल्कुल लगी हुई जो साइड होगी उसको हम क्या कहेंगे? बेस। तो अब लिखोगे आप ए बी क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बेस, क्योंकि ये है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। बात समझ में आई? ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली क्या हो गई? हाइपोटेनियस। ये एंगल ए के सामने वाली क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर। और इस एंगल ए से जो लगी हुई साइड है ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बेस। ये हमने बताया किसके हिसाब से? एंगल ए के हिसाब से। लेकिन अगर एंगल सी के हिसाब से बात करें तो हाइपोटेनियस कौन सी होगी? परपेंडिकुलर कौन सा होगा? बेस कौन सा होगा? इसके बारे में अब हमको देखना है। तो ये मैं रफ करे देता हूँ। अब की बार हमको देखना है किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू एंगल सी, क्योंकि दूसरा एक्यूट एंगल कौन सा है? एंगल सी। तो ध्यान से देखो, अब हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू एंगल सी, अकॉर्डिंग टू एंगल सी। और ये एंगल सी भी कैसा होगा? एक्यूट एंगल, ठीक है। तो देखो 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं, तो हाइपोटेनियस तो फिक्स हो गई, ठीक है। तो हाइपोटेनियस तो एंगल सी के लिए भी कौन सी होगी? ए सी। ये ए सी जो है यही क्या है? हाइपोटेनियस। तो अब सबसे पहले आप लिखोगे ए सी जो है वो क्या है? वो है हाइपोटेनियस, क्योंकि यही साइड है अपोजिट टू राइट एंगल। अब उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो भी एंगल हमने लिया है उस एंगल के जो अपोजिट वाली जो साइड होगी उसी को हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ए के सामने वाली कौन सी साइड थी? बी सी। इसीलिए बी सी हमने क्या लिखा था? परपेंडिकुलर। और ए बी क्या था? बेस, क्योंकि ये इसके बराबर में लगी हुई थी। लेकिन एंगल सी के लिए जब आप एंगल सी के हिसाब से देखोगे इसके रेस्पेक्ट में, तो एंगल सी के सामने वाली साइड कौन सी बैठेगी? ए बी। देखो ये एंगल सी है और इस एंगल सी के सामने कौन सी साइड बैठ रही है? ए बी। तो इसके अपोजिट ए बी हो गई, तो ए बी को ही हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब की बार हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू, ये क्या हो गई अब? परपेंडिकुलर, क्योंकि यही क्या है? ये है साइड अपोजिट टू एंगल सी। मतलब जिस भी एंगल के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे होंगे उस एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या लेंगे? परपेंडिकुलर। और उस एंगल से जो लगी हुई साइड होगी उसको हम क्या लेंगे? उसको हम लेंगे बेस। और हाइपोटेनियस की तो बात ही नहीं है, क्योंकि हाइपोटेनियस तो 90 डिग्री के सामने फिक्स हो गई, चाहे हम एंगल सी के हिसाब से देखें या फिर एंगल ए के हिसाब से। तो अब यहाँ से हमारा बेस कौन सा हो जाएगा? बी सी इक्वल टू बेस, क्योंकि यही क्या है? साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे एक बात और है इंपॉर्टेंट ध्यान देने की, कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर वो राइट ट्राइंगल है, ये कैसा ट्राइंगल है? ये है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये जो हाइपोटेनियस होती है, ये हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होती है। कैसी साइड होती है? लॉन्गेस्ट। मीन्स कोई भी जो ट्राइंगल होगा उस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, इन तीनों में से सबसे बड़ी जो साइड होगी वो कौन सी होनी चाहिए? वो होगी हाइपोटेनियस। तो ये होती है लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई आपके
कि हाइपोटेनियस कौन सी होती है, परपेंडिकुलर कौन सा होता है और बेस कौन सा होता है। और वो चीज़ जो हम देखेंगे हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस, वो किसके हिसाब से देखेंगे, वो हम देखेंगे एंगल के कॉन्टेक्स्ट में। अगर एंगल ए है तो उसके सामने कौन कौन सी साइड बैठ रही हैं, उससे लगी कौन सी साइड है, और अगर एंगल सी है तो उसके हिसाब से कौन सी है। ठीक है, अब ये एंगल कुछ भी हो सकते हैं, पी क्यू आर भी हो सकते हैं, या फिर एक ग्रीक वर्ड वो दे देगा, वो ग्रीक वर्ड कौन सा है, थीटा। क्या देता है, थीटा। अगर मान लीजिए उसने थीटा यहाँ पे दिया है तो इस थीटा के हिसाब से हम क्या देखेंगे, ये वाला हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। और अगर थीटा उसने यहाँ दिया होता तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर हो गया ये और बेस हो गया ये। ठीक है, थीटा के अलावा एक चीज़ और यूज़ करता है वो फाई। थीटा क्या है, ये थीटा को ध्यान से समझो। थीटा का मतलब है, थीटा एक ग्रीक सिंबल है। क्या है, एक ग्रीक सिंबल है और कुछ नहीं है। बस हमको क्या बताता है, ये एक एक्यूट एंगल होता है जो कि एंगल की वैल्यू हमको बताता है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम और उसके बाद हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, जिस बच्चे को बिल्कुल कुछ नहीं आता होगा ट्रिग्नोमेट्री का वो भी इसको पूरी एक्सरसाइज को कर देगा। तो इसीलिए इंट्रोडक्शन को ध्यान से देखना, तभी आपको एक्सरसाइज बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। तो देखो आगे देखते हैं हम कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम जिस बच्चे ने देख रखा हो वो थोड़ा सा आगे बढ़ा देना। पाइथागोरस थ्योरम, एक बाबा थे पाइथागोरस नाम के ही, उन्होंने ही इस बात को हमको प्रूव करके बताया था। और 6 चैप्टर में आपने इसका प्रूव भी देखा होगा। जिसने नहीं पढ़ा है मैं 6 चैप्टर को कराऊंगा तो तब बता दूंगा पाइथागोरस थ्योरम कैसे प्रूव होती है। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस पाइथागोरस थ्योरम हमें ये बताती है कि अगर कोई राइट ट्राइंगल है तो उस राइट ट्राइंगल के अंदर जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा वो अकेला बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। जैसे इसका एक प्रूफ मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल आपने बनाया, ऐसी रैंडमली मैंने एक ट्राइंगल बना लिया और इस ट्राइंगल में यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। तो इसका नाम दे दिया मैंने ABC। और मान लिया ये वाली साइड है कितने की, 3, ये है 4 और ये है 5। तो ये जो 5 वाली साइड है ये 90 डिग्री के सामने है, ये हो गई हाइपोटेनियस। तो अगर आप 5 का स्क्वायर करोगे और उसको बेस का स्क्वायर, बेस मान लीजिए मैंने ये लिया, ए के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, एंगल ए के हिसाब से। मान लीजिए एंगल ए पे मेरा थीटा है तो ए के हिसाब से बेस कौन सा हो जाएगा, 3, और परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, थीटा के सामने वाला, ये हो जाएगा BC। तो वो कितना है, 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 5 का स्क्वायर का मतलब 5 × 5। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 की मल्टीप्लाई 3 में, तो 3 3 जा कितने हो गए, 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 जा 16। तो 25 = 25। जब भी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो वहाँ पे हम कौन सी थ्योरम मानते हैं, कौन सी थ्योरम लगी है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो समझ गए हो गए अब तक आप। इसमें आप ये भी लिख सकते हो, मान लीजिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पर 10 है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल होता है जिसके अंदर ये पाइथागोरस थ्योरम प्रूव की जा सकती है। मान लीजिए ये वाला साइड मैंने कितनी बताई, 6, ये 8 और ये 10। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। 8 का कितना हो जाएगा, 64, और 10 का कितना हो जाएगा, 100। और जब हम उनका सम करेंगे तो अकेली जो हाइपोटेनियस होगी उसका स्क्वायर करके 100 आएगा, इधर वाली जो 6 मानी थी उसका 36 आएगा, इधर जो 8 मानी थी उसका कितना आएगा, 64। तो 36 और 64 का सम कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे देखो मान लो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। 8 का कितना हो जाएगा, 64, और 10 का कितना हो जाएगा, 100। तो ये बेस और परपेंडिकुलर का जब हम स्क्वायर का प्लस करेंगे तो वो अकेला इसके बराबर बैठेगा या नहीं बैठेगा, सम करके देख सकते हो। ऐसे तो बहुत सारे ट्राइंगल बन जाएंगे। मान लीजिए एक ट्राइंगल आपने लिया और उस ट्राइंगल के अंदर मान लीजिए ये वाली साइड है आपकी 25 और ये वाली साइड आपकी मान लीजिए कितनी है, 7, और ये मान लीजिए कितनी है, 24। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 × 24 जब आप करोगे तो वो आएगा 576। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49,
और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो जब आप इन दोनों का सम करोगे तो वो भी कितना बैठेगा 625। हर एक ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगी, लेकिन जितने भी राइट ट्राइंगल वाले जो तुम्हारे ट्राइंगल होंगे जिसमें राइट एंगल आ रहा होगा उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम प्रूव की जा सकती है। ठीक है, हाइपोटेनस अकेली और बेस और परपेंडिकुलर इधर। पाइथागोरस थ्योरम ये होती है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं। ये जो आपने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा और इसके अंदर मैंने बताया था कि इसके अंदर हमको रिलेशन बताता है, तो वो रिलेशन बताता कौन है, तो उसके लिए 6 रेशो बताए गए हैं। और वो 6 रेशो कौन कौन से होते हैं, वो हमको रिलेशन किस किस का बताते हैं, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, इन तीनों का ही रिलेशन हमको बताते हैं। तो वो 6 रेशो कौन कौन से हैं अब हम उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो देखो मैं नया पेज ले लेता हूँ एक। देखो, तो वो 6 रेशो होते हैं। पहले हम उनकी पूरी फॉर्म पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे उनको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या क्या कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपका आता है जिसको हम कहते हैं साइन। सबसे पहले क्या आता है, पहला आता है साइन ऑफ एंगल ए। मैं किसके हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ, एंगल ए के हिसाब से। ये जो एंगल ए लिया था ना, इस एंगल ए के हिसाब से हम देख रहे हैं, ये जो एंगल ए है। ठीक, तो साइन ऑफ एंगल ए, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह देते हैं, साइन ए। ठीक है, उसके बाद अगला आता है जिसको हम कहते हैं कोसाइन। कोसाइन ऑफ एंगल ए, इसको शॉर्ट में हम क्या कह देते हैं, कॉस ए। उसके बाद आता है जिसको हम कहते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल ए, और इसी को ही हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह देते हैं, टेन ए। उसके बाद फोर्थ आता है जिसको हम कहते हैं, फोर्थ में इधर लिखता हूँ, फोर्थ होता है जिसको हम कहते हैं कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं कॉसेक ए। उसके बाद आता है फिफ्थ जिसको हम कहते हैं सीकेंट ऑफ एंगल ए, और शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको हम, सेक ए। और सिक्स्थ आपका आता है जिसको हम क्या कहते हैं, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, और शॉर्ट में इसको हम क्या कहते हैं, कॉट ए। तो ये 6 रेशो होते हैं आपके पास। कौन कौन से, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। तो इन 6 रेशे, ये जो 6 रेशो हैं, ये 6 रेशोज ही हमको क्या बताते हैं, रिलेशन बताते हैं साइड्स के बीच का और साथ में एंगल्स के बीच का। ठीक है, तो इनकी शॉर्ट फॉर्म ज़रूर याद रखनी है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे मैं नोट लिखवा देता हूँ, ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 नंबर में कई बार ये सवाल आ जाता है या टीचर आपका प्रैक्टिकल वगैरह में पूछ सकता है कि ये जो हमने सिंबल यूज़ किए हैं, जैसे मान लीजिए एक सिंबल यूज़ किया है मैंने साइन ए, क्या यूज़ किया है, साइन ए। तो ये साइन ए जो है ये साइन ऑफ एंगल ए, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, साइन और ए का प्रोडक्ट नहीं है। कई बार बच्चे क्या समझते हैं कि साइन और ए इन दोनों की मल्टीप्लाई करके साइन ए आया है, बल्कि ये चीज़ गलत है। साइन ए जो होता है ये किसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, किसका एब्रिविएशन होता है, ये साइन ऑफ एंगल ए का। अकेले साइन की कोई भी मीनिंग नहीं होती है, अकेला साइन कुछ नहीं बताएगा तुमको। जब तक इसके आगे कोई एंगल नहीं लगेगा, वो एंगल ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, पी क्यू आर एस कुछ भी हो, वो क्वेश्चन के हिसाब से देगा। तो हम लिखेंगे द साइन ए इज यूज्ड एज एब्रीविएशन ऑफ साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, ये हमको क्या बताता है साइन ए, ये साइन ए हमको बताता है कि ये किसकी एब्रीविएशन है, ये एब्रीविएशन है साइन ऑफ एंगल ए। और साथ में ये चीज़ बताओगे कि साइन ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, ये साइन और ए का प्रोडक्ट नहीं होता है, अकेले साइन का कोई भी मीनिंग नहीं है। ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को, क्योंकि प्रैक्टिकल में यही चीज़ पूछी जाती है और बच्चा इसी को ही गलत कर जाता है। और साथ में लिखेंगे कि इफ़ हम साइन को सेपरेट कर दिया जाए, सेपरेटेड फ्रॉम, कोई भी एंगल हो सकता है वो, मान लीजिए यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है वो एंगल ए,
तो अकेले साइन का कोई भी मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन ए का जैसे मैंने बताया है, इसी तरीके से अगर कॉस ए दे रखा और आपसे पूछा जाए कि क्या ये कॉस और ए का प्रोडक्ट है, तो बिल्कुल ये कॉस और ए का प्रोडक्ट नहीं है। ये हमको क्या बताता है, ये एब्रीविएशन है कोसाइन ऑफ एंगल ए का। ठीक है, ये वाली बात समझ में आप सबको आ गई होगी। अब बात आती है कि ये हमको रिलेशन बताते कैसे हैं, क्या रिलेशन हमको बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन का, उसके बाद हम देखेंगे कॉस का, उसके बाद हम देखते हैं टेन का, उसके बाद हम देखेंगे कॉसेक का, उसके बाद हम देखेंगे सेक, और उसके बाद हम कौन सा देखेंगे, कॉट। ठीक है, कॉट ए। तो अब ध्यान से समझोगे आप कि क्या क्या रिलेशन हमको बताते हैं। तो साइन जो होता है आपका, साइन हमेशा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यहाँ था, यहाँ पे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। मींस ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। इसी तरीके से हमको कॉस ए क्या बताता है, तो अब हम देखते हैं कॉस ए के बारे में। तो देखो, कॉस ए हमको बताता है बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन। और सेक हमको क्या बताता है, सेक हमको बताता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इन दोनों का रिलेशन। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम टेन क्या होता है। तो टेन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो टेन और कॉट भी एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। यहाँ से आपको रेशो पता चल गए होंगे। अब इन रेशोज़ को याद करना, वो भी एक ट्रिक से याद कर सकते हो आप, क्योंकि अब वहाँ पे इतना लंबा थोड़ी ना याद रखोगे आप। जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो अलग अलग स्कूल्स में या अलग अलग टीचर्स इसकी अलग अलग रिलेशन बताते हैं याद रखने के लिए। वो रिलेशन क्या हो सकता है, जैसे देखो हम ऐसे याद रखते हैं पी बी पी एच एच बी। इस चीज़ को ध्यान से देख लो, क्योंकि ये ट्रिक ही आपको याद रहेगी। बार बार आप इतना लंबा तो करके देखोगे नहीं, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको ये ट्रिक क्या है। तो P अपॉन एच, P का मतलब है परपेंडिकुलर, H का मतलब है हाइपोटेनियस, B का मतलब बेस, H का मतलब हाइपोटेनियस, P का मतलब परपेंडिकुलर और B का मतलब बेस। तो इसमें जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसे पता चलता है, यहाँ पे हमको पता चलता है साइन। यहाँ पे क्या पता चलता है, साइन। इधर से हमको क्या पता चलता है, कॉस। ठीक है, इधर से हमको क्या पता चलता है, टेन। इधर से हमको पता चलेगा कॉसेक, इधर से पता चलेगा सेक, और इधर से क्या पता चलेगा, कॉट। अब आप देख सकते हो साइन जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन ऊपर लिखा हुआ है तो ऊपर से नीचे की तरफ देखना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक नीचे है तो नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये लिखा हुआ बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और उसके बाद टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है सेक। ये रहा हाइपोटेनस अपॉन बेस, नीचे की तरफ से देखना हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कॉट को भी नीचे से देखोगे, नीचे लिखा हुआ है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखते हैं, पी बी पी एच एच बी की कई सारी फॉर्म्स बताते हैं, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर ऐसे बोल सकते हो प्यारे बेटा पप्पू हौले हौले बोल, और सोना चांदी तोल। ठीक है, जो मैं याद रखता हूँ मैं अपना बता रहा हूँ। इस पी से हम क्या पढ़ते हैं, इसको मैं पढ़ता हूँ प्यारे बेटा पप्पू हौले हौले बोल। और एस साइन के लिए
सोना चांदी तोल। ठीक है, तो ऐसे याद रख लोगे, प्यारे बेटा पप्पू हौले हौले बोल और सोना चांदी तोल मीन्स प्यारे बेटा पप्पू से क्या क्या हो जाएगा, पी बी पी, और हौले हौले बोल से क्या हो जाएगा, एच एच बी, और सोना चांदी तोल से क्या हो जाएगा, साइन कॉस टेन। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, यहाँ पे बताया, और कॉस का क्या होता है, सेक, और टेन का क्या होता है, कॉट। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, या फिर जो भी आपने को अच्छा लगता हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उससे भी याद रख सकते हो। और भी कई सारे हैं बच्चों ने जो बना रखे हैं, ठीक है, या टीचर्स ने आपने बताए। अब यहाँ से हम 2-3 आइडेंटिटी और बनाते हैं, उन आइडेंटिटीज़ का भी आगे यूज़ होगा। तो उसके लिए मुझे एक पेज चाहिए, एक सेकंड। देखो अभी यहाँ से जो हमने आइडेंटिटीज़ बनाई हैं, देखिए ये जो हमने बनाया है, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम एक चीज़ कह सकते हैं कि साइन जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉसेक का, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कॉसेक जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। ठीक है, इस आइडेंटिटी का भी या इस फॉर्मूले का भी आगे चल के यूज़ होगा एक्सरसाइज में, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखो, कॉस और सेक, कॉस और सेक भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम लिख सकते हैं कॉस ए इक्वल टू होता है 1 सेक ए, मीन्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है 1 कॉस ए। ठीक है, दिख रहा है ना। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद था लास्ट टेन, टेन और कॉट भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो अब हम क्या लिखेंगे, टेन 1 कॉट के इक्वल लिख देंगे और कॉट 1/10 के इक्वल लिख देंगे। तो इस चीज़ को भी लिख लेते हैं हम, और मेरे साथ साथ भी नोट्स बनाते चलोगे तो सही रहेगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको आगे क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री लेनी है तो ये बेस आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। तो tan a किसके इक्वल हो जाएगा, 1/cot a, और cot a किसके इक्वल हो जाएगा, 1/tan a। ठीक है, ये आइडेंटिटी हो गई। अब उसके बाद 2 आइडेंटिटीज़ और आप पढ़ोगे कि किस तरीके से हम tan को लिख सकते हैं और cot को लिख सकते हैं। तो ध्यान से पढ़ना कि tan a को हम क्या लिख लेते हैं, sin a/cos a। और क्यों लिखते हैं इसके बारे में, इसका मैं प्रूफ अभी आपको बताता हूँ। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन क्या होता है हमारा, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम देखते हैं साइन और कॉस को डिवाइड करके, साइन अपॉन कॉस करके हम देखते हैं। तो इधर देखो, साइन ए अपॉन कॉस ए, तो साइन ए की वैल्यू कितनी है, p/h, और कॉस ए की वैल्यू कितनी है, b/h। तो कॉस ए की जगह क्या आ गया, b/h। अब छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि मान लीजिए अगर ऐसे लिखा हुआ है a/b डिवाइडेड बाय c/d, तो ये जो बीच का डिवाइड वाला साइन होता है, इस डिवाइड वाले साइन को हम मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर देते हैं, a/b ऐसी रहेगा, इस डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये c/d क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो d ऊपर और c नीचे, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये डिवाइड वाला जो साइन है p/h, इस डिवाइड वाले साइन की जगह क्या हो जाएगा, इस डिवाइड वाले साइन की जगह हम कर देंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो h ऊपर हो जाएगा और b नीचे। जैसे यहाँ c/d रेसिप्रोकल होकर d/c बन गया था, ऐसी b/h जो है ये रेसिप्रोकल होकर क्या बन गया, h/b। अब यहाँ h से h कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, p/b। और देखो p/b ही किसके इक्वल है, p/b ही tan के इक्वल है। तो इसका मतलब साइन अपॉन कॉस को सॉल्व करके हमारा किसके इक्वल आया, हमारा इक्वल आया tan a के इक्वल। इसीलिए वाली आइडेंटिटी बताई कि tan a किसके इक्वल होता है, साइन अपॉन कॉस के इक्वल। समझ में आई ये वाली बात। इसी तरीके से एक और होता है जिसको हम कहते हैं cot a। तो cot a क्या होता है, ये होता है cos a अपॉन साइन a। इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व करके देख सकते हो कि जब हम cos की वैल्यू को ऊपर रखेंगे और साइन की वैल्यू को नीचे रखेंगे और उनको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगी
या किसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, कॉट की। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि tan और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो जब हमने tan का रेसिप्रोकल करा तो कितना आया, कॉट, और जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको प्रूव ही करना है इसका तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। कॉस को रखोगे ऊपर तो कॉस क्या हो जाएगा ऊपर, b/h, और साइन क्या है, साइन होता है p/h, तो ये हो जाएगा p/h। ये नीचे वाली चीज़ क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल, तो b/h मल्टीप्लाई h/p, h से h कैंसिल हो गया और ये क्या बचा, b/p, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और अभी मैंने आपको बताया था बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ मैंने बताई हैं। अब हम आगे देखते हैं कि एक्सरसाइज में हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। जितनी मैंने आपको ये चीज़ बताई है 8.1 एक्सरसाइज जो है वो इन सब से ही हो जाएगी। अब 8.2, 8.3 या 8.4 के लिए जो इंट्रोडक्शन होंगे वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिलहाल आप इतना इंट्रोडक्शन करोगे और इसके ऊपर जो बेस्ड हमारी 8.1 है उसको करोगे। इस इंट्रोडक्शन में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके मुझे को ज़रूर बता देना। ठीक है।